Hello everyone. So today we are going to discuss fluid mechanics chapter जो कि 12th क्लास का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ ये सोचो कि यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें हमारा फ्लूइड से तात्पर्य पानी से है या फिर सिर्फ किसी लिक्विड से है, तो ऐसा नहीं है। लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लूइड्स। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब वो है कि जो चीज़ फ्लो कर सके। ठीक है, जो भाव के साथ चले, जो भाव वो होता है ना, जैसे पानी का भाव होता है, वो इमोशंस वाला भाव नहीं। ठीक है, तो जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, यानी लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लूइड्स। ठीक है, सॉलिड नहीं लिया हमने यहाँ, आप समझ भी गए होंगे। सॉलिड क्या है? एक रिजिड सब्सटेंस होता है, एक रिजिड प्रॉपर्टी है सॉलिड की, तो वो तो फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक आइडियल फ्लूइड इज़ वन विच इज़, हम यहाँ पे 19% जो है आइडियल फ्लूइड की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब हम उसे कंप्रेस ना कर पाए। डेंस मतलब देखो, कोई भी जो है फ्लूइड होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, वो टाइट, वो मतलब ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आते हैं। क्लोज आएंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी उनकी बढ़ती है। ठीक है, डेंसिटी उनकी बढ़ती है अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि जो कंप्रेस ना हो सके और डेंसिटी उनकी चेंज ना हो। नॉन विस्कस क्या होता है? नो फ्रैक्शनल फोर्स, मतलब जिसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लग पाए। ठीक है, यानी टेंजेंशियल फोर्स भी जिसे हम कह सकते हैं। और इरोटेशनल क्या होता है? जिसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 90%, मैंने आपको बता दिया, 90% केसेस में इस चैप्टर में जो आइडियल फ्लूइड की ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? प्रेशर की। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला सबसे पहले आप देखो, थ्रस्ट अपॉन एरिया। कैसे? आप देखो, थ्रस्ट कुछ नहीं, थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स ही होती है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती है। जस्ट फैक्ट क्या है थ्रस्ट के बारे में? थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स है, लेकिन वो फोर्स क्या है? एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट। और प्रेशर क्या होता है? इज इक्विवेलेंट टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, फोर्स के कारण जो है फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन होती है, ना कि प्रेशर की। प्रेशर खुद क्या है? एक मतलब डायरेक्शनलेस है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्यों है प्रेशर की? क्यों? अपना फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, जिसको हम थ्रस्ट कहेंगे, इज इक्वल टू फोर्स की क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली हम इसको जो है प्रेशर को पास्कल से ही डिनोट करते हैं। आप न्यूमेरिकल्स में काफ़ी बार जो है पास्कल लिखा देखोगे तो आप समझ जाएं कि वो प्रेशर की यूनिट की बात हो रही है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अगर हम बात करें अब ये सीक्वेंस, ये चीज़ आप याद रखें, बहुत मदद करेंगी ये आपकी न्यूमेरिकल सोल्व करने में, कि जो 1 ATM, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जबकि ये क्या होता है? इतना पास्कल 1 बार के, और ये 760 mm के ऑफ Hg, यानी मरकरी में 760 mm के, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 760 टोर के। ठीक है, तो आपके पास ये सारी यूनिट जो है प्रेशर की होती है, ATM, पास्कल, बार, mm ऑफ Hg, टर, ये सारी इसी की होती है। और 1 ATM जो है इसके ऐसे ऐसे इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। अगर वॉल्यूम की यूनिट की बात करें, वो मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे 1 लीटर जो है 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होगा। सेंटीमीटर में बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और सीसी में बात करें तो हो जाएगा 10⁻³ सीसी। यानी अगर 1 लीटर डेकामीटर में बात करें तो हो जाएगा 1 डेकामीटर का क्यूब। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड देख लिया क्या होता है, प्रेशर देख लिया क्या होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं कि प्रेशर फ्लूइड में क्या होता है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन आ फ्लूइड, जब एक ऑब्जेक्ट को हम पानी में, फ्लूइड में, पानी नहीं फ्लूइड में सबमर्ज्ड कर दे, मतलब डाल दे,
एट रेस्ट की पोजीशन में जो फ्लूइड है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है उसके सरफेस पे। जो फोर्स होगा फ्लूइड होगा वो जो है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती है। देखो वही फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, सेम वही बात। ठीक है, अब अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये 4 डेंसिटी ऐसी है जो आपको याद रखनी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के दे रखे हों तो उसकी डेंसिटी भी साथ में दे रखी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 4 तो ऐसी है कि आप थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखें जो क्या होती है, अगर किलोग्राम मीटर क्यूब में बात करें तो वो होगी 10⁻³ और ग्राम में हो जाएगी हमारे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अगर मरकरी की बात करें तो वो होगी किलोग्राम मीटर क्यूब में 13.6 और ग्राम में 13 ये यहाँ पे 10⁻3, अगर 10⁻3 अगर इसको हटा दे तो ग्राम में आ जाती है। देखो ये यहाँ पे ये 800 है, यहाँ पे 0.8 है। और एयर की जो डेंसिटी होगी वो होगी 1.29 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, ये याद रखिए। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जिसको हम कह सकते हैं। ये मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, मतलब जिसमें ऑब्वियसली किसी 2 चीज़ को हम इसमें कंसीडर करते हैं, किन्हीं भी 2 चीज़ों को, तभी तो उनके बीच में रिलेशन कुछ बनता है। ठीक है, तभी तो हम कुछ रिलेट कर पाते हैं। तो सेम केस जो है यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऊपर हम लेते हैं किसी जो भी सब्सटेंस हमको दे रखा है उसकी डेंसिटी, और नीचे हम हमेशा ये जो है ये फिक्स रहती है वाटर वाली। वाटर आपको दे दिया ना यहाँ पे, तो वाटर की लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वाटर की डेंसिटी और ऊपर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो आपको दे रखा हो। सबसे पहली बात, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। वाटर क्यों लेते हैं हम नीचे, क्योंकि वाटर हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जो वाटर के पास क्या होती है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और किलोग्राम में बात करें तो वो हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम जो है सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं मतलब रिलेटिव डेंसिटी को, जो वैल्यू होगी डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, अगर हमारे को ऐसा 2 दे रखे हैं, मतलब लिक्विड, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है लिक्विड है और दूसरा हमें पता ही वाटर है, तो उस केस में जो है हम रिलेटिव डेंसिटी से अपना जो है निकालते हैं। मतलब 2 होने चाहिए। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि भाई 2 तो जो है होते ही हैं। अब यहाँ पे इसी में जो डेंसिटी है मिक्सचर की 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स की, उसमें हम 2 केस पढ़ते हैं। सबसे पहला मान लो कि सपोज 2 लिक्विड्स ऑफ ρ1 एंड ρ2 हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर मिक्स टुगेदर। मान लो कोई 2 लिक्विड है जिनकी डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, उन दोनों को हमने मिला दिया है, तो हमें डेंसिटी बतानी है मिक्सचर की क्या होगी। अब क्या होता है हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमको जो है यहाँ पे दे रखी है m1 + m2। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम का यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। हम यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर तो ऊपर जिस हिसाब से आपको दे रखी हो चीज़ें आपको बस पुट करनी होती है। ठीक है, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, आपको मास पता है, आपको डेंसिटी क्या होती है पता है, तो आपको बस ये मेजरली ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा केस देखो, 2 लिक्विड्स, इफ़ अगर 2 लिक्विड जिसकी डेंसिटी दे रखी है, उनकी वॉल्यूम दे दी, उनको मिक्स कर दिया, अब डेंसिटी बतानी है। पीछे हमें मास दे दिया था, वॉल्यूम नहीं दी थी, यहाँ पे हमें मास दे दिया और क्या सॉरी वॉल्यूम दे दी, मास नहीं दिया, तो हमें मास अपॉन वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है, टोटल मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, वॉल्यूम हमको दे रखी है, तो ये फॉर्मूला मतलब इसी से आपके जो है सोल्व होता चला जाएगा, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ, ये मान लो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, ये ऐसा जिगजैग है, ये जैसे वो वाटर पार्क में आपने देखा होगा वो होते हैं ना, वो पानी वाले ऐसे स्लाइडिंग
स्लाइडिंग वाले झूले का राइड्स, ठीक है, ये उस टाइप में है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ के अगर डेप्थ वेरी करे, मतलब डेप्थ के तौर पे, तो कैसे फ्लूइड वेरी कर सकता है प्रेशर में। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो ये बाहर का प्रेशर पी नोट हो गया, ये अंदर पी, ठीक है, ये इसका एच यानी इसकी हाइट होगी, ये रो, ये अंदर डेंसिटी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू पी नोट यानी आउटसाइड प्लस एच रो जी, ठीक है, वर्टिकल हाइट। अब इस बात से क्या समझोगे आप कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको जो है डेप्थ कैसी दे रखी है, किस प्रकार की आपके पास शेप, आपको सिर्फ और सिर्फ इस इस वर्टिकल हाइट से मतलब है, ठीक है। आपको इसकी वर्टिकल हाइट लेनी है, ठीक है, ये सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखो इसकी ये हाइट आप कंसीडर करोगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसा कंसीडर करोगे, इसमें कोई आपको ऐसे जिगजैग जो है कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्टिकल हाइट कंसीडर करनी है और फॉर्मूला आपके पास यही सेम रहेगा, P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो जी। नेक्स्ट बात करें ग्राफ बिटवीन P एंड H, प्रेशर और हाइट के बीच में ग्राफ देखें तो कैसे बनेगा। हमारे पास ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो जी, ठीक है, ये प्रेशर ये H। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर P डैश इज इक्वल टू H डैश रो जी प्लस पी नोट, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये मेरे पास किस टाइप में आएगा, मतलब y इज इक्वल टू एक्स एम सी, ठीक है, हम जानते हैं इसे, और c क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है प्रेशर वर्सेस एच का ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा, यानी स्लोप क्या होगा, टेंजेंट थीटा, मास किसके इक्विवेलेंट होता है, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। सी किसका इंटरसेप्ट है, पी नोट देखो ना किसका, वाई का, तो ये वाई, ठीक है। तो ये आपको ऐसे देखना है, ये एम अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वाई इंटरसेप्ट यानी सी क्या होगा, मतलब यानी पी नोट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव। अब एक टर्म है गोज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, अगर आपके पास आ भी जाए, ऐसा बहुत छोटी चीज़ों से कोई बड़ा वो नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि गोज प्रेशर क्या होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला था प्रेशर का, तो यहाँ पे देखो ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, पी जो अंदर का होता है, ठीक है, पी नोट होगा, ये होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एच रो जी जो होती है ये होता है गोज प्रेशर, यानी जो चेंज आता है, यानी जो डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, उसे हम कहते हैं गोज प्रेशर। पी नोट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पी होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी माइनस पी नोट इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर अलोंग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है फ्लूइड प्रेशर कैसे वेरी करता है अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। तो यहाँ पे देखो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ पहले इसको। फॉर अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। Suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, and there would be a flow as the fluid will have same net force along acting on it. Hence, in the absence of flow, the P in fluid must be same everywhere in a horizontal plane. ये सारी कहानी बस इसमें जो है इसका कंक्लूजन ये है इसका कि इक्विलिब्रियम में अगर है, ठीक है, एक लिक्विड जो है कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो उसका प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, यानी उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है बस, इक्विलिब्रियम में लिक्विड है तो यानी उस पर फोर्स जीरो है, प्रेशर सेम है, ठीक है, यानी सेम फ्लूइड के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर। फ्लूइड सेम होना चाहिए सर, फ्लूइड ऐसे नहीं कि एक ऑयल है एक वाटर है दो फ्लूइड, नहीं, फ्लूइड जो है सेम होना चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होना चाहिए, तो उनका प्रेशर क्या है, सेम होता है। नेक्स्ट देखो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एक्सिलरेटेड फ्लूइड। अब एक्सिलरेटिंग फ्लूइड है यानी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, ये देखो ये ऊपर जो है नीचे अगर एक्सेलरेशन लग रही है तो हम इसके अपोजिट क्या, यहाँ पे अगर वो आपने वो कंसेप्ट देखा होगा 11th क्लास के मोशन प्लेन वाले में, यहाँ पे अगर आप चूहा बन के बैठोगे तो ऊपर क्या लगेगी, एम ए, और नीचे एम जी लग रही है, ठीक है, एम जी ये वेट वाला ग्रेविटी, और ये एम ए यानी एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में तो ये ऊपर लगता है, ये P1 ये P2 और ये इसकी हाइट। ये फॉर्मूला हमें पता था क्या है, जी यहाँ पे जी जो इफेक्टिव हो जाएगी, जी इफेक्टिव क्या होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। पीछे हमने देखा था कि वो सेम रहेगी कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये दो केस है हमारे पास, यहाँ पे एक ये था नीचे तो इसमें ऊपर हो गया, इसमें ऊपर था तो इसमें नीचे ही लगेगा। तो पहले केस में देखो इसमें क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो, यहाँ पे G चेंज हो रही है, यानी G क्या हो रही है, G प्लस ए, M से M कट गया, G प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा G माइनस ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रखो, इसमें इक्विलिब्रियम भी नहीं है,
ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। लिक्विड इसलिए क्या है, इस पे प्रेशर या ग्रेविटी वेरी करेगी, ठीक है, फोर्स नेट फोर्स इस पे जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें हॉरिजेंटली एक्सेलरेटिंग। अब यहाँ ये वर्टिकली था, अब ये हॉरिजेंटली देख लेंगे, वही केस है, कोई अलग बात नहीं है। देखो सेम हॉरिजेंटल लेवल पे इक्विलिब्रियम में था तो प्रेशर 1 प्रेशर 2 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग है तो इस केस में क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इस साइड, ये एम ए, तो यहाँ पे क्या होगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एल रो ए। एल रो ए क्यों आया, क्योंकि ये लेंथ, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है ना, रो इंटू ए, ठीक है, याद रखिए ये चीज़। अब बात करें शेप ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन। शेप की बात करें लिक्विड सरफेस की एक हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब आपने कभी देखा भी होगा, आप पानी लेकर जा रहे हो, ठीक है, आप आगे की साइड मूव कर रहे हो काफ़ी तेज़ गति से या आराम से या मॉडरेट गति से, जैसे भी, तो आपका पानी जो है वो थोड़ा सा आप मतलब ऐसे नहीं हो जाता, पीछे की साइड मूव नहीं हो जाता, आप एकदम से चल रहे हो एक अच्छी खासी रेट पे, तो आप क्या होगा, उसका पानी जो है, क्या पानी का जो स्तर है वो ऐसे पीछे की साइड होगा, थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाएगा। नहीं भी नोट किया हो तो कभी मतलब ऐसा करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन इस साइड है क्योंकि आप आगे की साइड मूव कर रहे हो, ठीक है, ये क्या एम ए पीछे लगेगी, ठीक है, और ये मेरा पी नोट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अंदर P1 और ये क्या है P2, हाइट इसकी हो गई इतनी, ठीक है, और ये क्या हो गया थीटा। आप यहाँ पे चूहा बन के बैठे इसलिए वजह से आपको एक्सेलरेशन जो है पीछे लगा है, ये लेंथ है। तो इस केस में क्या होगा, P1 जो है, आप यहाँ पे देखो ये P1 क्या P नोट के इक्वल नहीं है, इक्वल है। P2 क्या है, P2 इज इक्वल टू P नोट प्लस एच रो जी, ये वही, तो P2 क्या हो जाएगी इज इक्वल टू, ये P नोट P1 के इक्वल है, यहाँ पे हम P1 लिख सकते हैं प्लस एच रो जी, तो हम क्या लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब प्रेशर सेकंड के केस में बात करें तो इसमें क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P1 है अंदर एल रो ए, ठीक है, मैंने अभी बताया था ओरिजेंटल का केस हो, एक्सेलरेटिंग बॉडी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एल रो ए, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एच रो जी इज इक्वल टू एल रो ए, रो से रो कट गया तो एच जी एल ए के इक्वल हो गया, यानी एच अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। और टेंजेंट थीटा के तौर पे देखें तो एच अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन जी, तो आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट ऐसे आया है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें किसकी, बैरोमीटर की। बैरोमीटर क्या होगा, टोरिसेली डिवाइस अ मेथड फॉर मेजरिंग एक टोरिसेली डिवाइस होता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसको जो एक एंड से यानी ऊपर वाले एंड से क्लोज्ड एंड फिल्ड विद मरकरी, इसके अंदर हमने फिल कर रखी है, उसको हमने इनटू अ ट्रफ ऑफ मरकरी, ट्रफ ऑफ मरकरी में क्या है इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उल्टी तरफ से ऐसे डाल दिया, इसमें मरकरी ये भी मरकरी का। दिस डिवाइस इज नोन, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, मरकरी बैरोमीटर। ये देखो ये मेरी क्या है टोरिसिलियन की वैक्यूम है, यहाँ पे ऊपर की साइड प्रेशर 0 होगा मेरा, क्योंकि ऊपर की साइड क्या होता है मरकरी प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है बहुत कम होगा, जिसकी वजह से ऊपर प्रेशर की वैल्यू 0, ये हाइट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये मेरा क्या होगा पी प्रेशर, और ये क्या होगा ये सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की साइड, तो क्या होगा पी बी इज इक्वल टू, ये पी बी जो है पी सी के इक्वल हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू, यानी सी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पी सी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा 0 प्लस सॉरी पी सी पे क्या होगा प्रेशर 0, ठीक है, ये पीसी पे, ये बाहर एटमोसफेयर, ये एक प्रेशर अंदर लग रहा है, ठीक है, ये पी वाला सी पे, एक प्रेशर बाहर लग रहा है, तो सी पे प्रेशर अंदर जो लगेगा वो 0 हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर एच रो जी होगा। तो यहाँ पे हम एटमोस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है एच रो जी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, हमें क्या बैरोमीटर किस लिए होता है, ये एक एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम जो है इस फॉर्मूले से ऐसे मेजर करते हैं। In the experiment, it is found that the mercury column in the barometer has a height of about 76 centimeter at sea level। तो मतलब क्या है, जो P की वैल्यू होती है सी लेवल पे वो कितनी होती है, P एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, यानी 1 ATM, ठीक है। 1 ATM हमारे पास क्यों आती है, क्योंकि सी लेवल पे जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, तो अगर हम इसको लिखें 76/100 इंटू में रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻3, जो मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर, अल्कोहल, एयर, ये 3-4 जो हैं डेंसिटी, ये आपको याद रखनी है, तो हमने यहाँ अप्लाई किया जी की वैल्यू 10, इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1 ATM जो है क्या आ जाता है प्रेशर आ जाता है। हाँ ये मैंने आपको लिखवाया भी था ऊपर, ठीक है, मैंने बताया था, आप याद कर ले कि 760 mm इज इक्वल टू 1 ATM,
और ये कैसे हैं 60 टर इज इक्वल टू 1 atm। तो आप प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 mm इज कॉल्ड अ टर आफ्टर टोटल, यानी 1 टर इज इक्वल टू 133 पास्कल, आप ये याद रखें। अब Hg यानी मरकरी का ही यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो हाई डेंसिटी होती है मरकरी की, वो हमें एक रीजनेबल हाइट देती है, ठीक है, एक रीजनेबल हाइट ऑफ कॉलम टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी हाई डेंसिटी के कारण जो है हम किसे मरकरी को यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ मैनोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर देख लिया था, हम मैनोमीटर की बात करें, ये गैस प्रेशर को मेजर करने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, ये आपने गैस डाली, ये प्रेशर, ये क्या हो गया Pg, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रेशर 1 लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर 2, ठीक है। ये अंदर ये हाइट P0, तो P1 इज इक्वल टू P2 होता है इसमें, यानी जो प्रेशर ऑफ गैस होती है वो इक्विवेलेंट होता है P0 प्लस H rho g की, वही फॉर्मूला, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे एक पास्कल्स लॉ की, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पास्कल्स लॉ। ये बात आप याद रखिए सबसे पहले, पास्कल्स लॉ हमेशा एक क्लोज्ड एनक्लोज्ड फ्लूइड के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब जो फ्लूइड एनक्लोज्ड हो, ठीक है, ओपन नहीं हो। वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड, जब भी एक एक्सटर्नल प्रेशर कोई भी हम अप्लाई करते हैं किसी भी पार्ट ऑफ फ्लूइड के कंटेंट जो एक वेसल में है, इट इज़ ट्रांसमिटेड अनडैमेज्ड एंड इक्वली इन, मतलब ये बिना अपनी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज किए हर एक उसमें डायरेक्शन में जो है क्या है ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली, ठीक है, अनडैमेज्ड, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह बहुत ज़्यादा दूसरी जगह बहुत कम, मतलब इक्वली, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये क्या होगा, ये फोर्स लग रही है नीचे, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू F अपॉन ए प्रेशर, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, यहाँ पे मतलब हर जगह जो है डेल्टा P ही ट्रांसमिट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो आप ये चीज़ याद रखें। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें पास्कल्स लॉ की, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें क्या होता है, आपने वो देखा होगा कि कार लिफ्ट करते हैं एक डिवाइस से, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी होता है वो। इसमें क्या होता है कि आप प्रेशर लगाते हो, ठीक है, ये इसकी ये हाइट हो गई यहाँ पे, यानी डेल्टा P, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने प्रेशर लगाया तो इससे क्या होता है, ये कार यहाँ पे F2, यहाँ पे ये लिफ्ट होती है, ठीक है, F2, यानी इसकी हाइट इतनी इंक्रीज होती है, इसकी नीचे चली जाती है हाइट, इसकी जो है हाइट इंक्रीज होती है A2, यानी पॉजिटिव डेल्टा P। तो देखो डेल्टा P यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी F1 अपॉन A1 फोर्स अपॉन एरिया, इसमें भी क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। और अगर मान लो हमें दे रखा है एरिया 250 सेंटीमीटर और 1 जो है एरिया 1 जो है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो F2 क्या होगा मेरे पास, F2 क्या होगा 50 का F1, ठीक है। तो ये तो खैर न्यूमेरिकल पर्पज से एक अलग वैल्यू, लेकिन ये चीज़ है बिल्कुल आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों को क्या है इक्विवेलेंट कर देना, फोर्स दोनों के फोर्स को और एरिया को, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 100% एफिशिएंसी, मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है इसमें, मतलब ये 100% एफिशिएंट प्रोसेस है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, जिसमें क्या होता है F1 H1 इज इक्वल टू F2 H2। ये जब आपको हाइट निकालना हो या वॉल्यूम ऐसा कुछ दे रखा हो, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, फोर्स एरिया इंटू हाइट A1 इंटू H1 इज इक्वल टू A2 इंटू H2, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गई। अब बात करेंगे आप थ्रस्ट या बियोंसी। ये क्या होता है, आप थ्रस्ट या बियोंसी क्या होती है कि जब जो है आपने देखा होगा जो तैरता है ना, मतलब आप थ्रस्ट ऊपर की तरफ, जो बियोंसी होती है उसकी मतलब तैरता है, ऑब्जेक्ट जो है तैरता है, ठीक है, मतलब बियोंसी आप थ्रस्ट होता है कि ये टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू फ्लोट इन अ फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, U इज इक्वल टू VF इंटू रो एफ इंटू जी। वी एफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जो फ्लूइड की वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस हो गई। अब आप देखो आपके पास एक बकेट है, बकेट में पानी है, आप उसके ऊपर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, अब वो पूरी तरीके से डूबा नहीं है, वो फ्लोट कर रहा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो पानी के अंदर है। जो कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, इसका मतलब वो वहाँ से जो उसकी फ्लूइड की वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस हुई है ना वहाँ से, तो वो हटी है, इसलिए तो उसने अपना स्पेस बनाया थोड़ा सा वहाँ रहने के लिए, ठीक है। देखो जो वॉल्यूम, आप ऐसा भी कह सकते हो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, या फिर जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है उसके अंदर इमर्स हो गया, मतलब फ्लूइड के अंदर चला गया, ठीक है। और रो एफ क्या होगा, डेंसिटी जो होगी फ्लूइड की इंटू जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किमिड्स प्रिंसिपल। आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें आप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आप थ्रस्ट क्या होगा, जो वेट ऑफ फ्लूइड जो है डिस्प्लेस हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, इसमें m इज इक्वल टू रो है, तो आप क्या लिख सकते हो, u इज इक्वल टू
एम एफ इंटू जी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी आपको ये चीज़ याद रखना है कि U इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट किसके इक्वल होती है, जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, ठीक है। अब थ्रस्ट किसके इक्विवेलेंट है, जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट बात करें अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी की, तो ये क्या होता है, व्हेन एन बॉडी इज होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट्स इफेक्टिव वेट डिक्रीजेस। जब एक बॉडी पूरे तरीके से पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर डूब जाए तो उसका इफेक्टिव वेट जो है कम हो जाता है। अब आप एग्जांपल लो, मान लो आपने 10 किलो का पत्थर हाथ में ले रखा, आपने उसको पकड़े पकड़े पानी में डाल दिया आपके हाथ में, लेकिन आपको जो है उसका वेट काफ़ी हल्का महसूस होगा, ठीक है। आपको वो इतना वजनदार नहीं लगेगा जितना आपको ऐसी जब आपने बिना पानी में डाल के उठा रखा था तब लग रहा था। आप उसको पानी में डालोगे, इमर्स करोगे, तो आपको जो है वो लाइट वेट महसूस होगा। तो क्या मतलब है कि जो उसका वेट होता है, इफेक्टिव वेट, वो कम हो जाता है। यानी अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एयर ऑफ वेट माइनस यू, यानी अप थ्रस्ट, एयर ऑफ वेट माइनस अप थ्रस्ट। अपेरेंट वेट के 3 फॉर्मूले हैं जो आप याद कर रखने हैं आपको। एक तो ये सबसे पहले मैंने बता दिया, दूसरा है कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर इंटू 1 माइनस रो एफ अपॉन रो एस। एफ क्या होता है, रो एफ क्या है, जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, जो आपने पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डाला है, इमर्स किया है फ्लूइड में। तो एक तो भाई फ्लूइड की डेंसिटी होगी, और दूसरा अगर आपने कोई एडिशनल ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्स किया है तो उसकी भी तो कोई ना कोई डेंसिटी होगी। तो ये दोनों डेंसिटी, और एक फॉर्मूला होता है रो एस, यानी डेंसिटी निकालनी हो सॉलिड की, तो वेट ऑफ एयर अपॉन वेट ऑफ एयर माइनस अपेरेंट वेट इनटू रो एफ, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले याद रखें, तीनों एक दूसरे के इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट बात करें कंडीशन फॉर फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। क्या कंडीशन होती है कि जब या तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, या सिंक उसके अंदर डूब गया। तो देखो, जब रो एस यानी सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। यानी सॉलिड, यानी मेरे जो ऑब्जेक्ट की वेट या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है फ्लूइड के कंपैरिजन में, तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर फ्लूइड की डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा है तो वो तैरेगा सिर्फ, ठीक है, तैरेगा वो। देखो ये जैसे ये हाफ इमर्ज है ना अंदर की साइड, तो ऐसे तैरेगा। और जब सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल हो जाए तो उस टाइम होता है लिमिटिंग फ्लोटेशन। मतलब ये ऐसे सरफेस को टच करता है ऊपर के, मतलब नीचे डूब जाता है, ऐसे पूरे तरीके से भी नहीं डूबता ना ऊपर रहता, मतलब ऐसे, ठीक है, लिमिटिंग फ्लोटेशन होता है। लो फ्लोटेशन क्या होता है, लो फ्लोटेशन यानी ये हम लेते हैं इक्विलिब्रियम का केस, यानी इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, उसमें नेट फोर्स क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, एफ नेट जीरो। यहाँ देखो लो फ्लोटेशन क्या होता है, ये मान लो आपको ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड है, ये जितना नीचे डूबा ये क्या हो गया, वी एफ, ठीक है, और जो ये ऊपर है, जितना ये ऊपर दिख रहा है, ये वी एस, ये यानी वी एफ हो गया, ये ऊपर वी एस है, ठीक है। वी एफ यहाँ पे आपने देखा था, अभी मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये यहाँ पे रो एस, ये एम जी नीचे, ऊपर अप थ्रस्ट लग रही है। अप थ्रस्ट क्या होती है, मैंने बताया था ना, वेट ऑफ, यहाँ पे हमने देखा था अभी क्या था, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया उसको अप थ्रस्ट कहते हैं, उसकी इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू एम जी, यू क्या था, वी एफ रो एफ इंटू जी इज इक्वल टू एम जी, क्या होगा, रो एम मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लो फ्लोटेशन से फॉर्मूला आ गया, वी एफ इंटू रो एफ इज इक्वल टू वी एस इंटू रो एस, ठीक है। और अगर यहाँ हम ले सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल बॉडी का केस, तो इस केस में क्या होगा, ये आपके पास क्या है, वी एफ, यानी ये वी एस है ऊपर, ठीक है, पूरा ये इसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे आप लोगे वी एफ रो एफ इज इक्वल टू वी एस, रो एस था, तो यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल बॉडी के केस में वॉल्यूम लोगे एरिया इंटू हाइट, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी की वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप एरिया इंटू हाइट का केस लेते हो, आपके पास फॉर्मूला आ जाता है एच एफ इज इंटू रो एफ इज इक्वल टू एच एस इंटू रो एस, ठीक है। अब आपको याद रखनी है ये चीज़ें, ये दो चीज़ें रिमेंबर करनी है कि रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी जब हमें 2 फ्लूइड दे रखी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना निकालने के लिए। लेकिन जब आपको सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल बॉडी दे दें तो उस केस में आपको जो है हाइट का यूज़ करना है, ठीक है, हाइट वाला आपको ले लेना है एरिया के प्लेस पे, ठीक है, वॉल्यूम के प्लेस पे एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा स्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट हो रहा है डायनेमिक्स, ठीक है। ये चैप्टर जो है डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, और एक हमारे पास आता है सरफेस टेंशन। ये 3 जो हैं ऐसे मेजर में थोड़ा सा डिवाइडेड है। तो अब हम बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स की। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइंड फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो को, ठीक है।
ये जो हमारा होता है स्ट्रीमलाइंड फ्लो, ये लो वेलोसिटी पे पॉसिबल है। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल्स की, देखो अलग अलग पॉइंट पे तो डेंसिटी वेलोसिटी जो फ्लूइड की है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो एक गिवन पॉइंट हमको दे रखा है, जैसे यहाँ पे v1 v2 v3, ये 3 गिवन पॉइंट है, इन पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट पे तो वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है पार्टिकल की, ठीक है, लेकिन एक गिवन पॉइंट पे जो उनकी वेलोसिटी है वो क्या सेम होती, कांस्टेंट होती है। पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन इज अलोंग टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे देखो ये क्या है, टेंजेंट है, ये वेलोसिटी इसके टेंजेंट, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे इसके टेंजेंट, ये टेंजेंट, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें स्ट्रीमलाइन फ्लो की, तो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू, हाँ, कोई भी दो डायरेक्शन स्ट्रीमलाइन की एक दूसरे, कोई भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दो डायरेक्शन हमें देंगी जो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो क्या करेगी, स्टेडी नेचर को लिक्विड के फ्लो के उसको डिक्रीज कर देती है, इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। ग्रेटर इज द क्राउडिंग, जहाँ पर स्ट्रीमलाइंस की क्राउडिंग यानी भीड़ ज़्यादा होगी, जितने वो पास होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, अब एट अ प्लेस ग्रेटर, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड पार्टिकल्स की, और वाइस वर्सा मतलब जहाँ पे कम होगी वहाँ पे कम होगा, और जहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग है वहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होगी लिक्विड पार्टिकल्स की। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो इज पॉसिबल इफ ओनली इफ द लिक्विड वेलोसिटी डज नॉट, स्ट्रीमलाइन फ्लो तभी पॉसिबल है जब तक लिक्विड वेलोसिटी अपनी एक लिमिटिंग जो है वैल्यू को एक्सीड ना करे, ठीक है, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी उसे हम कहते हैं, जिसे मतलब लो वेलोसिटी मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था, ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि ये प्रोसेस जो है लो वेलोसिटी पे ही पॉसिबल है, ठीक है। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड्स, ठीक है, ये लिख रखा मैंने यहाँ। बियॉन्ड अ लिमिटिंग फ्लो, एक वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू के बियॉन्ड अगर हम जाएं, जिसे हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, दिस फ्लो लॉसेस स्टेडीनेस एंड बिकम्स टर्बुलेंट बन जाता है उसकी इसमें ये। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, मतलब इसमें इरेगुलर फ्लो होता है, वेलोसिटी सेम नहीं होती किसी गिवन पॉइंट पे भी, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। इसके वाइस वर्सा अपोजिट है, मतलब इसके स्ट्रीमलाइन के। अब यहाँ पे आप देखो एक रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जिसको हम मतलब जो डायमेंशनलेस होता है। रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब ये मदद करता है जानने में कि स्ट्रीमलाइन है, कोई भी फ्लो टर्बुलेंट है, कैसा है। इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी अपॉन एन। कैसे, ये देखो ये V क्या होती है, यानी ये मेरी स्पीड दिखाती है, ये क्या होता है N, यहाँ पे ये डेंसिटी, और ये D डायमीटर, N क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ठीक है, एन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा है रेनॉल्ड्स नंबर, तो यानी वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर 2000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जो है क्या है, 2000 से ज़्यादा है, वो उस केस में होगा टर्बुलेंट। और अगर 1000 और 2000 के बीच में है तो वो होता है अनस्टेडी फ्लो। आप ये याद रख लेंगे वैल्यूज़। अब बात करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, इसमें डेंसिटी इसमें चेंज नहीं होती, ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। वो ये V1 यानी वॉल्यूम 1, ये V2, ये एरिया 1, ये एरिया 2। इसमें क्या होगा, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकेंड, जितना मास पर सेकेंड एंटर कर रहा उतना ही जो है लीव करता है पर सेकेंड। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बस ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ याद रखनी है, उससे मतलब आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लिविंग पर सेकेंड, ठीक है। मास क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम इनसाइड पर सेकंड, रो इंटू वॉल्यूम आउटसाइड पर सेकंड। आप क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब इससे पहले आप ये पॉइंट देखो, रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2, रो से रो कट गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हमारे पास आ गया। ए भी कॉन्स्टेंट, यानी V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। अब ये क्या मतलब है कि आप देखो, यहाँ देखो एरिया आपके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनको अच्छा खासा स्पेस है वॉल्यूम के, मतलब एरिया ज़्यादा है तो वॉल्यूम जो है कितनी भी होगी, मतलब उसके पास स्पेस है, वो आराम से जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी, एरिया ज़्यादा है तो आपको क्या लगेगा, वॉल्यूम कम है, ठीक है। अब और अगर यहाँ पे अब एरिया कम है तो यहाँ से हमें लगेगा पता नहीं कितना ही लिक्विड या कितना ही क्या फ्लो किया है, तो वॉल्यूम यहाँ पे हमें ज़्यादा लगती है। तो ये फिनोमेना है।
अब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो की बात करें, जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, वॉल्यूम दैट फ्लोज पर सेकंड, वो वॉल्यूम जो पर सेकंड फ्लो करे। तो क्यू इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, हमें पता है। क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी ए ये एरिया, ये वेलोसिटी, क्यू इज इक्वल टू ए वी, ये आपको याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू ए वी, यानी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एरिया इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो। ये वॉल्यूम नहीं है, सॉरी, वो है ये वेलोसिटी, ठीक है, एरिया वेलोसिटी, एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वेलोसिटी वहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा, ये वेलोसिटी है, सॉरी मैंने वॉल्यूम कह दिया, वेलोसिटी है ये, ठीक है, यहाँ पे भी ये वेलोसिटी है। अब बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम की। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले फिनोमिना को ये जो है फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, मान लो ये वही केस है, ठीक है, ये प्रेशर 1, ये V1, ये A1, P2, V2, A2, ये इसकी हाइट यहाँ से इतनी, ये मतलब हाइट वेरी कर रही है अब एक दूसरे की। वी नाउ सपोज दैट एन इनकम्प्रेसिबल यानी जिसकी डेंसिटी फिक्स है, नॉन विस्कस यानी जिसमें फ्रिक्शन है, और इरोटेशनल यानी ओमेगा 0, एक आइडियल फ्लूइड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप इन अ स्टेडी फ्लो में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस हाफ, मतलब यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरे वाले की पोटेंशियल एनर्जी लिखा है यहाँ पे। अगर हम इसको अब सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस PGH1, ये आप ऐसे लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, मतलब ये तीनों क्या होंगे, अब ये प्लस में था, अब ये अगर तीन भी हैं आपके पास तो क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो आप क्या लिख सकते हो, P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू क्या होंगे, कॉन्स्टेंट, यानी ये P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें क्या हुआ, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हुआ है। आइडियल फ्लूइड की हमने यहाँ बात की है। अब एक आता है डिफरेंट हेड्स क्या होता है कि P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी ऊपर निकाला था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P अपॉन रो G प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H, ये क्या होगा, जो मेरा H ये पोटेंशियल हेड होता है, ये मेरा क्या होगा, वेलोसिटी हेड, और ये रो G क्या होगा, मेरा प्रेशर हेड, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर हेड। कांस्टेंट होते हैं, जितने भी हेड होते हैं वो डायमेंशन होते हैं लेंथ की, ठीक है। फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, अब मान लो कि फ्लूइड रेस्ट पे है, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी क्योंकि भैया अब रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला तो कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी मोशन के लिए ही तो होता है, मोशन को ही तो दिखाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी ली, तो क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो G H2 माइनस रो GH1, रो G को हमने बाहर कॉमन ले लिया, H2 माइनस H1 आ गया, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH, यानी कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या होगा, हम इसको H भी लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 को यहाँ पे, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, जब फ्लूइड रेस्ट पे हो तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH, ठीक है। अब एक हॉरिजेंटल प्लेन में बात करें तो हॉरिजेंटल प्लेन में जो इनकी हाइट आप देख पा रहे हो सेम है, हाइट सेम है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लिखोगे, तो हाइट सेम है तो यानी पोटेंशियल रो GH वाला तो कट गया, आपके पास क्या निकल गया है फॉर्मूला, P1 प्लस हाफ P1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, रो है ये P नहीं है, ठीक है, रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हाइट क्या है, सेम होती है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जहाँ पे A इंक्रीज होगा वहाँ पे वॉल्यूम वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर बढ़ता है, और वाइस वर्सा, ठीक है, एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल ट्यूब में। अब टैप प्रॉब्लम का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, टैप प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से कि भाई इतने जो है पानी निकला टैप से तो नीचे जाता जाता वो जो है उसकी जो एरिया है वो इतना कम हो जाता है, उस केस में आपको ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, ये दो स्टेप आपको फॉलो करने हैं टैप प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले आप निकालोगे A0 V0 इज इक्वल टू AV, इससे मतलब आपको कोई भी वेलोसिटी एरिया निकालना, उसके बाद आप यहाँ पे V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला जो है वहाँ पे अप्लाई करोगे। ये दो स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो ईजी के लिए, मतलब ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं अगर आप उनको याद कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको वैसे कैसे वही चीज़ अप्लाई करके आंसर मिल जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें वेंचुरीमीटर की। वेंचुरीमीटर क्या होता है? टू मेजर द फ्लो स्पीड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होता है उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पी नोट बाहर का प्रेशर, ये वॉल्यूम 1, ये A1, A2, मतलब ये खुद से आप वैल्यूज पढ़ सकते हो। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मतलब 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, 4 फॉर्मूले आपको इसमें याद करने होते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो आप ये फॉर्मूला याद रखते हो। नेक्स्ट है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? अगर आप इसको सोल्व करोगे, ये 1 इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर आपको इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये थर्ड वाला फॉर्मूला निकल के आता है, V स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो यहाँ से क्या आएगा? ये 3 फॉर्मूले, एक ये V स्क्वायर V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH, एक आपके पास क्या था, मतलब इसी से निकल के आता है ये 1, ये 2, और थर्ड फॉर्मूला आपके पास होगा रेट ऑफ फ्लो का, दैट इज Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हम पीछे निकाल चुके हैं। आप इसको क्या करोगे? A1 और A2 को आप बाहर कॉन्स्टेंट लोगे तो अंदर क्या निकलेगा? 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखें, मतलब ऐसे इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल ऐसे कैसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्पीड ऑफ इफ्लक्स की। इफ्लक्स की स्पीड क्या होता है? यानी टोरिसेलीज लॉ। इसमें क्या होता है कि ये मतलब आपके ऊपर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसमें। ये यहाँ पे जो ये कोई भी टैंक है, ठीक है, ओपन वेसल या ओपन टैंक के केस में हम सबसे पहले ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे होल है, कोई भी होल है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। ये हाइट हो गई, बहुत छोटा होल है, बहुत छोटा ये एरिया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो जीरो का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ PV का स्क्वायर प्लस रो G0। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, आपको वेलोसिटी का यहाँ पे याद रखना है, जो कि आता है कि किस वेलोसिटी के साथ, मतलब ये क्या है, पानी जो है बाहर जाता है, बाहर निकलता है। तो वो आपके पास होगा V इज इक्वल टू √2GH, यानी टोरिसेलीज थ्योरम से आपके पास जो है ओपन वेसल या टैंक में जो है वेलोसिटी का ये फॉर्मूला निकल के आता है। रेट ऑफ फ्लो की बात करें इस केस में ओपन वेसल वाले में, तो क्या होता है? Q इज इक्वल टू A/V, यानी यहाँ पे स्मॉल क्या होगा? A/AV। वो होल के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AV अभी हमने निकाला था √2GH। तो ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो का और ये वेलोसिटी का, ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ याद रखने हैं। रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है कि पानी यहाँ से इस वेरी स्मॉल होल से निकलकर कितनी दूर गया। तो ये रेंज का फॉर्मूला आपके पास होता है R इज इक्वल टू 2√H इंटू H माइनस स्मॉल h, ठीक है। ये H माइनस स्मॉल h क्या है? ये हाइट, ठीक है, ये स्मॉल हाइट रही है, ये पूरी हाइट वेसल की, ठीक है। ये हाइट जो मतलब ऊपर सरफेस से लेके जितने होल तक, ठीक है। मैक्सिमम रेंज क्या होती है? R मैक्सिमम कब होगी? यानी H इज इक्वल टू H अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या होगा? R इज इक्वल टू 2√H इंटू H माइनस H। 2 H के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? H अपॉन 2, या और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? H माइनस H अपॉन 2, H स्मॉल h के प्लेस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? H आ जाएगा। H यहाँ पे आया, इसको सोल्व करके एट H इज इक्वल टू H अपॉन 2। तो R मैक्स क्या होगी? H पे, यानी होल एट सेंटर। इस केस के लिए जो आपका होल है वो सेंटर में होना चाहिए ओपन टैंक या वेसल के, ठीक है। अब टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, मतलब टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अगर होल बिल्कुल बॉटम में है, नीचे की साइड है टैंक वेसल के, तो टाइम इज इक्वल टू ये अपॉन ए √2GH। तो यहाँ पे क्या है? टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √H के, यानी टाइम टेकन टू एम्प्टी फ्रॉम एनी हाइट H। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इन क्लोज्ड कंटेनर, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में जो है वेलोसिटी फ्लक्स क्या होती है? अब तक हमने ओपन टेक्स्ट में वेलोसिटी देख ली, मैक्सिमम रेंज देख ली, उसकी जो है सिंपल रेंज देख ली और टाइम टेकन देख लिया, ठीक है। ये 4-5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एज इट इज़। अब क्लोज्ड की बात करें, यानी क्लोज है कंटेनर, तो इसमें क्या होगा? आपके पास सिंपल, आप ये खुद देख लेना कैसे, यहाँ पे ये मैंने सारी वैल्यूज लिख रखी हैं, यहाँ पे डेरिवेशन के फॉर्म में है, लेकिन मेजर तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है √2 P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो प्लस 2GH, यानी कि P अगर हाई है तो 2GH की वैल्यू 0 होती है, और इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ V इज इक्वल टू √2 P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो, ठीक है। तो ये हमारे किसका है? क्लोज कंटेनर में वेलोसिटी का फॉर्मूला।
अब बात करें विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होता है, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन हम इसे कहते हैं, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन दो लेयर हैं मतलब लिक्विड्स की, उनके बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के कारण जो अकर पैदा होता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स इन फ्लूइड उसको कहेंगे विस्कियस फोर्स। और ये क्या होती है, विस्कियस फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ये आगे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसी फोर्स होती है, मतलब क्या होता है कि अब देखो ये कोई भी मूविंग फ्लूइड है, ये आगे इस वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट का नेचर होता है कि वो मतलब उसको अपोज करे, ठीक है। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे कि नहीं भाई तू आगे कहाँ जा रहा है, पीछे आ। तो पीछे की साइड एक विस्कियस फोर्स लगती है, ठीक है। ये पीछे की साइड लगेगी, अब ये चाहेगी कि ये आगे जाए, तो ये इस दूसरे वाले में विस्कियस फोर्स आगे लगती है। तो मतलब ऐसे चलता है फिनोमेना। नेक्स्ट है वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ फ्लूइड। अब वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ फ्लूइड में क्या है कि मान लो ये ऊपर वाला जो है एक जो ऊपर वाली लेयर है, ये जो है वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और नीचे वाली बिल्कुल क्या है, फिक्स है, यानी इसमें वी जीरो है। तो इनके बीच में जो होगी वो कैसे मूव करेंगी, तो ये देखो ये सेकंड वाले में v प्लस डी वी से, और ये मतलब कम होती होती है, एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल होते हैं फ्लूइड का वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है, बिल्कुल मतलब वेलोसिटी उनकी क्या होती है, जीरो हो जाती है, बिल्कुल स्टेटिक पोजीशन में आ जाती है। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी वी अपॉन डी वाई फॉर एनी लेयर ऑफ लिक्विड। अपर जो अपर वाली होगी वो उसको आगे की साइड पुल करती है, और जो लो जो नीचे वाली होती है उसको पीछे की साइड वो करती है। तो इसी की वजह से क्या होता है, उसी जो ये फोर्स लगती है लेयर्स के बीच में उसको हम कहते हैं लेमिनार, ठीक है। और ये विस्कियस फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस एन ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई, यानी इसमें माइनस एफ वी क्या, मतलब एफ वी क्या है, विस्कियस फोर्स, माइनस एन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डी वी अपॉन डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वाई। अब बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, मतलब नहीं अभी तक हम फ्लूइड मैकेनिक्स की तो बात करते, सॉरी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी हम यहाँ पे इस एन की बात करें तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, ठीक है। एन जो है एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड में। इस केस में अगर आपकी एन की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ विस्कस फोर्स भी, मतलब ये इसको किसको रिप्रेजेंट करती है कि विस्कस फोर्स का एक्सटेंट कितना है। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होती है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, जिसको हम 10 डेकापोइस भी कहते हैं, यानी एक डेकापोइस जो है 1/10 डेकापोइस के इक्विवेलेंट होता है। इसके डायमेंशन होती है ml-1 t-1। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद टाइम, जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है, विच एंड इट इंक्रीज इन केस ऑफ गैसेज, और गैस के केस में सिर्फ ये क्या है, इंक्रीज होती है। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें फॉर विस्कस फ्लो इन अ पाइप में अगर ये रेस्ट पे है, अब ये भी रेस्ट पे है, तो इस केस में क्या होगा, जो मिडल में बिल्कुल सेंटर में जो है वेलोसिटी एक बार हाई पे जाएगी, फिर वो कम होती होती यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, नीचे की साइड कम होती यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, मतलब एक स्फीरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम जो है बात करते हैं स्टोक्स लॉ में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के थ्रू मूव करता है, इट एक्सपीरियंस, ये एक विस्कियस फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। यानी इसमें जो विस्कियस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के, एंड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब विस्कियस फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर तो डायरेक्टली डिपेंड करती है, लेकिन वो अपोजिट होती है कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन उसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है, जो है अपोजिट होती है। यहाँ पे देखो ये इस साइड मूव करा तो ये इस साइड अपोजिट है। तो एफ वी जो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है विस्कस फोर्स का, स्टोक्स लॉ के केस में ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पाई एन, ये एन नहीं होता, ये ईटा होता है, ठीक है, ईटा आर वी स्टोक्स लॉ के केस में, यानी विस्कस फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वी के, यानी एयर ड्रैग, ठीक है, जिसे हम एयर ड्रैग भी कह सकते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी में आप ये डायग्राम देखो सबसे पहले, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या राम गाथा यहाँ पे लिखी हुई है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईजी। आप देखो आप मान लो एक पानी की बूंद
जो है आप एक रेन ड्रॉप को कंसीडर कर लो। यहाँ पे ऊपर से वो गिरी, यानी ये इसका यू, ऊपर की साइड क्या लग रहा था, अप थ्रस्ट, नीचे इसका वेट mg, नीचे की साइड ये गिरी, इसको इसके जो इस ड्रॉप के या ऑब्जेक्ट जो भी मानना आपको, इसको इसकी डेंसिटी आप ये म्यू से मान लो, और ये जो अपने लिक्विड की है इसकी रो है। ड्रॉप हुई यानी यू जीरो थी, एफ वी भी जीरो होगी, वी भी जीरो होगी। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अगर ये आए तो इस केस में आपके पास विस्कस फोर्स आ गई ऊपर की साइड ही, ठीक है, नीचे की mg। तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स बहुत छोटी है तो वेलोसिटी भी कम है, लेकिन फिर नीचे जो है इसकी जो विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, एट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे देखो एफ नेट जीरो होती है, तो यानी उस दौरान एसिलेशन भी जीरो, और वी क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी टर्मिनल वेलोसिटी। तो u प्लस एफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे u का फॉर्मूला आप जानते हो, एफ वी का जानते हो, एम जी का जानते हो। एम जी कैसे, m क्या होता है, म्यू वी एस, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा v, तो ये क्या हो जाएगा म्यू वी एस इंटू जी। आप इन तीनों को इक्वेट करोगे और फिर इसको कट वगैरह करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास वी टी का फॉर्मूला आएगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आता है 2/n, n नहीं 2/9 आर का स्क्वायर जी अपॉन ईटा इंटू में रो माइनस म्यू माइनस रो। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, या इसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। म्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अब बात करें टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेडियस एंड टाइम। ठीक है, ये अगर टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के केस में देखो तो ये क्या होती है, इनवर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो ये जितना ये बढ़ेगा उतना ये टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ती है। टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होता है, फॉर फ्रीली फॉलिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ये ऐसी होती है हमारी। ठीक है, ये टी ये हमारी यहाँ पे होगी टर्मिनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इस एक्सटेंट पे हमारी मैक्सिमम होती है। फिर आगे कॉन्स्टेंट, इफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ फ्लूइड, अगर जो डेंसिटी है स्फीयर की यानी म्यू वो कम हो जाए दैट ऑफ फ्लूइड, यानी रो से अगर उसकी डेंसिटी कम हो स्फीयर की, ये देखो यानी इसकी अपनी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा इसकी कम है, तो इस केस में क्या होगा, वी टी इज इक्वल टू 2/9, ये फॉर्मूला हमने निकाला। तो इस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, यानी बॉडी जो है ऊपर की साइड मूव करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल लो, एयर बबल इन वाटर राइज, जो एयर बबल होता है वाटर में वो ऊपर की साइड राइज करता है। ठीक है, कोई भी आप बुलबुला देखोगे पानी में तो वो ऊपर की साइड ही तो मूव करता है, नीचे तो नहीं करता ना। ये इसी रीज़न की वजह से कि टर्मिनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड सरफेस टेंशन से आप एक बात समझो कि इसका इलास्टिक बिहेवियर होता है, मतलब ये एक लिक्विड सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो मतलब ये हमेशा सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई कोई भी लिक्विड का जो सरफेस होगा ना, कोई भी लिक्विड का सरफेस वो हमेशा सिकुड़ना चाहेगा। उसकी प्रॉपर्टी ही ये होती है कि भाई वो सिकुड़ना चाहता है। ठीक है, आप अभी सरफेस टेंशन में सिर्फ यही बात याद रख के चले, यही मेजर बात है कि देखो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच इज ट्राइज टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल इन शेप बिकॉज, एक जो स्मॉल ड्रॉप होती है लिक्विड की, आपने कभी देखा होगा कि वो स्फेरिकल होती है शेप में, वो सर्कल वगैरह नहीं होती। क्यों, क्योंकि फॉर गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। स्फीयर का क्या होता है, एक सरफेस एरिया जो है कम होता है, कम माना जाता है इसलिए। ठीक है, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, मतलब उसका जो सरफेस एरिया क्या होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the force acting per unit length of a hypothetical line drawn on a liquid surface normal to it। आप इतना याद रखो कि आपके पास ए टू बी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसकी फोर्स इस साइड एक्ट करेगी, इसकी इस साइड। तो जो आपके पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है वो टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है, लेकिन आपको याद रखना है ये एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है सरफेस टेंशन के केस में फोर्स का, एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल। अब बात करें लिक्विड फिल्म की। लिक्विड फिल्म क्या होता है, आपको ये चीज़ याद रखना है, आपके पास फिल्म नाम का कोई भी वर्ड आ जाए, फिल्म आपके पास वर्ड आ जाए, आपको याद रखना है कि दो लेयर्स या दो सरफेस की वहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, लिक्विड फिल्म हो, सॉलिड फिल्म हो, कैसे भी फिल्म हो, ठीक है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे देखो यानी एक आगे के एक पीछे को, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला था एफ इजिकल टू टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दो लेयर है तो एफ इजिकल टू टी इंटू 2l। ठीक है, अब बात करें फ्लोटिंग ऑफ नीडल ऑन वाटर सरफेस। फ्लोटिंग ऑफ नीडल ऑन वाटर सरफेस पे जो है हमेशा जो नीडल होती है वो फ्लोट करती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो हमारी नीडल होती है वो जो है क्या करती है, फ्लोट करती है। ठीक है, वाटर के ऊपर देखो कैसे, ये नीडल है, इसका फ्रंट व्यू अगर हम ले तो ये देखो
यहाँ पे फोर्स लग रही है कि इधर फोर्स लग रही है, थीटा हो गया, नीचे की साइड वेट है इसका W, और ये ऊपर 2F साइन थीटा लग रहा है। तो थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। तो F क्या होता है, TDL, यानी इसका क्या मतलब है कि पर्टिकुलर जितने भी यहाँ पे प्लेस हो, DL मतलब बहुत स्मॉल जो है लेंथ है, ये हर एक पे क्या है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। F इज इक्वल टू TL हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2F साइन थीटा इज इक्वल टू W। तो F साइन के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, F के फोर्स के 2 इंटू TL विच इज इक्वल टू वेट W। लिफ्टिंग ऑफ नीडल अबव वाटर सरफेस, लिफ्टिंग ऑफ नीडल अबव वाटर सरफेस के ऊपर जो नीडल है वो लिफ्टिंग, उसकी लिफ्टिंग को अगर हम देखें तो ये नीडल है, ये वाटर सरफेस हो गया, ये ऊपर की साइड लिफ्ट होना चाहती है, मतलब ऊपर की साइड आना चाहती है हमेशा, ठीक है। ये इसकी फोर्स लग रही है इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे, ये W वेट, ये W प्लस 2F, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ TDL, F इज इक्वल टू TL, ठीक है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि जो सोप है डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विच हेल्प्स सोप वाटर टू रीच इन पोर्स ऑफ क्लोथ्स एंड टेक आउट डर्ट। जो सोप है वो हमेशा क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। अब वाटर की सरफेस टेंशन को सोप क्या है, डिक्रीज कर देता है, जो मदद करता है सोप वाटर को जो क्लोथ्स के पोर्स है उसके अंदर एंटर करने में, और टू टेक आउट द डर्ट आउटसाइड। यानी सोप क्या करता है, वाटर को सिकुड़ू, मतलब अब जो है सरफेस टेंशन क्या है, यानी वो लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको मतलब सिकुड़ना होता है जिसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोप जो है उसको एक्सपेंड करा देता है बजाय के कॉन्ट्रैक्शन के। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन, सरफेस टेंशन जो है लिक्विड की वो कम होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एंड बिकम्स जीरो, और क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा आता है जहाँ पे जीरो हो जाती है बिल्कुल सरफेस टेंशन लिक्विड की। इसी वजह से जो हॉट सूप है वो टेस्ट बेटर करता है जब वो गर्म होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन क्या है, कम होती है। यानी वो अगर आप देखो गरम गरम आप सूप खाओगे तो आपके जो टेस्ट बड्स में वो अच्छे से एक्सपेंड करेगा, वो फैलेगा। सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो यानी वो सिकुड़ जाता है, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं करता। इसी कारण से सरफेस टेंशन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे और उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर हाई है तो यानी सरफेस टेंशन भी क्या है, ज़्यादा है। ये क्या था, डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटीज़ एडिड टू द लिक्विड। ये किस पे डिपेंड करता है, जितनी ऑब्वियसली जितनी इम्प्योरिटीज़ जो भी आप ऐड करोगे लिक्विड पे, ये सरफेस टेंशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑन अ लिक्विड सरफेस हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन कंपैरिजन। जो मॉलिक्यूल्स होता है लिक्विड सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी होती है अगर हम उसके इन कंपैरिजन टू, अगर हम अंदर के इंटीरियर के कंपैरिजन में बात करें तो लिक्विड दस टेंड्स टू हैव द लीस्ट सरफेस टू हैव मिनिमम एनर्जी एंड मोस्ट स्टेबिलिटी। अब अंदर देखो ये हो गया -U, ठीक है, इसकी एनर्जी यहाँ पे सरफेस पे हो गई -U/2। और एक अगर इस मॉलिक्यूल को हम तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हम बाहर निकाल दें यहाँ से सरफेस या इंटीरियर से, तो वहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी लिक्विड का सरफेस। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है नेगेटिव होती है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात करें कि अगर इंटीरियर से किसी वेपर को बाहर निकालना है तो उसमें कितनी हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, मतलब यहाँ पे 0, सरफेस पे जाकर x और बाहर तक 2x, ठीक है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, यानी सरफेस एनर्जी को हम यू से डिनोट कर रहे थे, तो ये क्या होता है, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। सरफेस टेंशन यानी सरफेस एनर्जी जो है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस टेंशन के। एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज होती है। हमारी अगर फिजिक्स में हम बात करें तो u के लिए सिंपली कोई भी फॉर्मूला नहीं है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो है होता है, यानी डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की अगर हम बात करें, यानी इंक्रीज इन एनर्जी की हम बात करें तो क्या होगा, T डेल्टा ए क्या, डेल्टा ए क्या है, इंक्रीज इन एरिया। तो T इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू जूल पर मीटर स्क्वेयर, क्या है इसकी यूनिट होती है। लिक्विड फिल्म की बात करें, इसमें भी क्या है, 2 लेयर्स यानी 2 सरफेस की ही हम बात करेंगे। ये सॉलिड का है, ठीक है, और ये क्या है, इतना एक्सटेंड करना चाह रहा है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये एक्स इसने एक्सटेंड किया, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, Fs होगी इंटू एक्स। तो एस यहाँ पे हम F के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2L। तो T इंटू 2L इंटू एक्स, चेंज इन एरिया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू, यानी सरफेस एनर्जी क्या होगी, T डेल्टा ए, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ सरफेस इन लिक्विड फिल्म एंड बबल, कितने नंबर ऑफ सरफेस होती है लिक्विड फिल्म या बबल के केस में। लिक्विड फिल्म में 2 है, मैंने बताया, वाटर, सोप, मरकरी, कोई भी केस हो। बबल या ड्रॉप के केस में क्या होता है, सोप के केस में सिर्फ 2 सरफेस होंगे, अदरवाइज 1 होगा, ठीक है, 1 सरफेस को हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप, ये मान लो कि बाहर से ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, सरफेस टेंशन के कारण इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेगा, मतलब सिकुड़ने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये अंदर ये लग रहा है, सरफेस में भी क्या अंदर की साइड प्रेशर लग रहा है। अब इनसाइड प्रेशर क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा, ठीक है, अपोज करेगा, इसका रेडियस हो गया, तो क्या होगा, लिक्विड ड्रॉप एक्सपीरियंसेस कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर, ड्यू टू सरफेस टेंशन, या आउटसाइड प्रेशर और सरफेस टेंशन के कारण क्या करेगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बात करें तो जो इनसाइड प्रेशर है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आउटसाइड प्रेशर और सरफेस टेंशन के। तो क्या लिख सकते हैं हम, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट प्लस 2T अपॉन आर, 2T अपॉन हम आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी इनसाइड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा आउटसाइड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, ठीक है। अब बात करें कॉनकेव साइड पे एक्सेस प्रेशर की, हमारी कॉनकेव साइड हो गई, अंदर ये बाहर का जो होता है कन्वेक्स होता है, ठीक है। ये ऐसे आप देख पा रहे हो, ये ऐसा ही तो हम पढ़ते हैं कि ये कन्वेक्स होता है और ये अंदर जो है क्या है, कनकेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये पी नोट हो गया, अंदर हमारा लगता है पी नोट प्लस 2TR, ये इनसाइड प्रेशर या आउटसाइड प्रेशर, तो क्या लिखेंगे, प्रेशर इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, यानी कि कनकेव प्रेशर माइनस कन्वेक्स प्रेशर इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, ठीक है। और सोप बबल के केस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, 2 लेयर होंगी, ये एक ये आउटसाइड प्रेशर की होगी, इसके कंपैरिजन में इनसाइड इसका ये होगा, और यहाँ पे सरफेस पे, और इसके कंपैरिजन में इसके इनसाइड क्या होगा, पी नोट प्लस 4T अपॉन आर, ये डबल हो गया, तो सेम वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे 4T अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या था 2T अपॉन आर। अब बात करें कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट, ये देखो सॉलिड टेंजेंट और लिक्विड टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, लेकिन ये कहाँ होना चाहिए, टुवार्ड्स या इनसाइड लिक्विड होना चाहिए। अब देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट कैसे, ये एक इम्प्योर वाटर का केस है, ये मरकरी का केस है। इम्प्योर वाटर के केस में ये देखो ये है ऐसे, ये जो होगा इसका क्या, लिक्विड टेंजेंट, ठीक है, लिक्विड टेंजेंट ये अंदर की साइड टुवार्ड्स और इनसाइड लिक्विड, ये सॉलिड टेंजेंट होगा, ये भी किसके टुवार्ड्स, इसी के टुवार्ड्स है ना, लिक्विड के टुवार्ड्स, इसके बीच में थीटा होगा, जो ये क्या होगा, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मरकरी के केस में देख लो, ये ऊपर लिक्विड टेंजेंट और ये क्या होगा, सॉलिड टेंजेंट, ये थीटा क्या है, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखो अगर ये थीटा 90 से कम है तो ये क्या होगा, मेरा कॉनकेव मेनिस्कस इसको हम कहते हैं, कॉनकेव मेनिस्कस इसको हम कहेंगे। इसमें लिक्विड जो है ऊपर की साइड राइज करना चाहेगा, ठीक है, आप देख पा रहे हो ऊपर की साइड राइज करना चाहेगा। अगर थीटा 90 से थीटा ज़्यादा है 90 से, ठीक है, इसमें 90 ज़्यादा था थीटा से, और थीटा अगर 90 से ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है 90 से, तो इस केस में क्या होगा, कन्वेक्स मेनिस्कस हम इसे कहेंगे, यानी कि लिक्विड जो है डाउनवर्ड्स फोल्ड करना चाहेगा। ये केस भी देखो, ये यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन, ये मेरा क्या है, लिक्विड टेंजेंट, ये सरफेस टेंजेंट, ये थीटा हो गया। यहाँ पे देखो कि 90 थीटा से ज़्यादा है तो इसकी वेटेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब ये जो है ज़्यादा फैलना चाहता है। आप देखो इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, तो इसकी वेटेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी इसका जो फैलने का। और अगर इस केस में बात करें, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम है, इसका लिक्विड टेंजेंट, ये सॉलिड टेंजेंट, ये थीटा हो गया, तो इसमें थीटा 90 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, वेटेबिलिटी कम होगी, ठीक है। आपको ये 4 पॉइंट और याद रखने की, प्योर वाटर के केस में और एक क्लीन ग्लास है उसके अंदर प्योर वाटर रखा है, उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। ये देखो ये प्योर ग्लास, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरे इसके कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे ये मेरा लिक्विड टेंजेंट और सॉलिड टेंजेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी ये कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म करता है, जिसमें ये क्या होता है, मैक्सिमम वेटिबिलिटी इसकी होती है, यानी थीटा 0 हो जाता है। ऑर्डिनरी वाटर या ग्लास के केस में बात करें तो थीटा जो है 8 या 18 डिग्री होता है, कॉनकेव ही बनता है, अगेन इसमें भी इसकी वेटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। प्योर H2O और प्योर सिल्वर के अंदर प्योर H2O, उस केस में बात करें तो थीटा 90 होता है। ये मान लो ये ऐसे होता है, ये लिक्विड टेंजेंट हो गया, सरफेस ये 90 डिग्री बना, तो इसमें वेटेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब कोई मेनिस्कस फॉर्म ही नहीं, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स। अगर बात करें फॉर मरकरी एंड परफेक्टली क्लीन ग्लास, मरकरी और परफेक्टली क्लीन ग्लास की बात करें तो थीटा होता है 135, यानी 90 से ज़्यादा होगा तो इसकी वेटेबिलिटी बहुत
बहुत ख़राब होती है। कन्वेक्स मेनिस्कस ये फॉर्म करता है। अब पढ़ लेंगे कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स को। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड के भी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ठीक है, इसमें केस लेंगे इम्प्योर वाटर का और मरकरी का। इम्प्योर वाटर में आप देखो तो ये क्या होगा, ये मेरा WG फोर्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, ये मेरा वाटर की बीच की फोर्स है। इसमें क्या होगा, मेरी जो एडहेसिव फोर्स होगी यानी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन करें अगर कोहेसिव से इम्प्योर वाटर के केस में, जिस वजह से ये क्या है कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म करता है। कॉनकेव मेनिस्कस क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि इसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। और मरकरी के केस में जो है ये इसका रिजल्टेंट फोर्स आ गया FR, इसमें ये रिजल्टेंट फोर्स FR। इस केस में क्या हुआ, कन्वेक्स क्यों बनता है मरकरी के केस में मेनिस्कस? क्योंकि इसमें जो है कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, यानी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है अगर हम एडहेसिव फोर्स से कंपेयर करें तो। ठीक है, लिक्विड सरफेस हमेशा जो है नॉर्मल होगा टू रिजल्टेंट फोर्स के जो है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। अब बात करेंगे कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है कि इफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास इज डिप्ड, अगर हम कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास को अगर हम ग्लास की कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डिप कर दे तो लिक्विड जो है ट्यूब में बढ़ता है, और अगर मरकरी में डाले तो लिक्विड कम होता है। इसी फिनोमेना को यानी राइज या फॉल ऑफ लिक्विड वाले फिनोमेना को कैपिलरी में हम कैपिलरिटी भी कहते हैं। इसमें अगर हमें हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकालना हो तो आप देखो ये जो है कैपिलरी का रेडियस हो गया, ये इसका क्या हो गया सॉलिड टेंजेंट, ये इसका लिक्विड टेंजेंट, ये इसकी डेंसिटी और T टेम्परेचर, ये इसका हाइट हो गया। तो यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। R क्या है? R जो है कैपिलरी का रेडियस है, यानी H हाइट राइज और फॉल यानी बढ़ रही है घट रही है जो भी है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, R रेडियस ऑफ ट्यूब। हाइट आपको हमेशा वर्टिकल हाइट लेनी होती है। ठीक है, अगर इस केस में 90 ज़्यादा हो थीटा से तो कोस थीटा की जो वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी हाइट जो है बढ़ रही है यानी राइज हो रहा है, यानी कॉनकेव मेनिस्कस होगा। 90 के इक्विवेलेंट है तो कोई मेनिस्कस नहीं बनता, यानी कोई राइज या फॉल नहीं होता। और थीटा ज़्यादा है 90 से यानी 90 से कम मतलब ज़्यादा है उससे, तो कोस थीटा क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइट क्या है नेगेटिव होगी यानी फॉल होगा, वहाँ पे कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। रेडियस की बात कर ले इस केस में, रेडियस ऑफ ट्यूब को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ मेनिस्कस को कैपिटल R से। अगर इसकी बात करें तो मान लो ये जो स्मॉल r है ये मेरी इस कैपिलरी की रेडियस है इस ट्यूब की, लेकिन अब ये मेरा क्या हो गया मेनिस्कस है, तो इसको अगर हम याद देखें तो ये क्या मेरा ये कैपिटल R से मैं किसको रेडियस ऑफ मेनिस्कस को डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा सरफेस टेंजेंट और ये मेरा सॉलिड टेंजेंट और ये लिक्विड टेंजेंट के बीच में क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। अब अगर आप इसको देखो ये थीटा है तो क्या इनके बीच में ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन r यानी रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन रेडियस ऑफ मेनिस्कस, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r कोस थीटा, यानी कि हाइट हमने निकाली थी क्या 2t कोस थीटा अपॉन r रो जी, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2t कोस थीटा r रो जी। ठीक है, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 2t अपॉन r को हम क्या लिख सकते हैं r कैपिटल R रो जी यानी रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, आपको जब मेनिस्कस की रेडियस दे रखी हो तो उस केस में आप ये वाला हाइट का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करते हो। बात करें कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ट्यूब की अगर हम बात करें तो मान लो सपोज यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ h फ्रॉम गिवन डाटा एंड आपके पास हाइट की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब कि अगर ट्यूब की हाइट की बात करें वो है 3 सेंटीमीटर, तो इस केस में क्या हो रहा है मतलब 3 सेंटीमीटर की आपके पास क्या है ट्यूब है 5 सेंटीमीटर आपने जो है हाइट निकाली, तो यानी वाटर बाहर की साइड फ्लो कर रहा है, यानी एक फाउंटेन ऑफ वाटर बन रहा है। फाउंटेन ऑफ वाटर यानी मोशन हो रहा है, वाटर में मोशन हो रहा है तो यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी की ये क्या हो रहा है कि अगेंस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये क्या है इस लॉ को वायलेट कर रहा है, इस लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा, मतलब लॉस हो रहा है एनर्जी का। ठीक है, खुद से मतलब ये तो फिर हो ही मतलब ये क्या फिनोमेना है, कुछ फिनोमेना ही नहीं बनता ना ये। तो सो वाटर विल राइज टू टॉप एंड वोंट, तो इस केस में क्या होता है वाटर टॉप तक राइज तो होगा ऊपर तक लेकिन फ्लो नहीं करेगा, बट चेंजेस वो अपनी जो रेडियस है मेनिस्कस की रेडियस उसको चेंज कर लेते हैं, यानी यह चीज़ हाइट का फॉर्मूला था 2t अपॉन r रो जी। ठीक है, इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा HR इज इक्वल टू 2t अपॉन रो जी हम लिख सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंट है। तो h जो कैलकुलेट की उसको मान लेंगे h1 और जो हमारे पास अवेलेबल है वो h2, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं h1 r1 इज इक्वल टू h2 r2,
यानी ये एच, ये वाली हमारी ओरिजिनल है, ये फाइनल है। तो हमारे पास क्या आएगा, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर, रो जी फॉर्मूला होता है इसके, इसमें 2t और आर रो जी तीनों कॉन्स्टेंट, यानी cos थीटा बचा। तो हाइट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है cos थीटा की, यानी h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आ गया। अगर ट्यूब को हम कट कर दें यानी इनसफिशिएंट लाइन, तो इस केस में भी यही फॉर्मूला होता है, H1R1 इज इक्वल टू H2R2, यानी H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2। यहाँ देख लो H1, ये वही सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर ये फिनिश हो गया है। स्टैटिक्स पढ़ लिया हमने, ये अपना सरफेस टेंशन वाला फॉर्मूला, सरफेस टेंशन वाला हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।